हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन सेशन आप सभी के डिमांड पर आपने कहा कि जो भी फैक्ट्स क्वेश्चन था उसका कंप्लीट एमसीक्यूज बना दीजिए सर, और महामैराथन तो बेहतरीन है और भी कुछ कीजिए हमारे लिए। तो चलिए मैं पुनः दूसरा मैराथन क्लास आप सभी के लिए 200 एमसीक्यूज का ये बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। आप देखेंगे ये सेकंड मैराथन है, यानी इससे पहले टॉप 200 एमसीक्यूज एक बार और करा दिए हैं। आप देख लीजिएगा, वन शॉट वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन RASS रास एजुकेशन आप जरूर सर्च करें और कमेंट करें, हमारे नंबर से जुड़ जाइए और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरियन के लिए बेहतरीन कंटेंट है। सभी यूनिट्स की यहाँ तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए, आप सभी अगर तैयार हैं तो मैं भी हूँ तैयार। और आज हमने यहाँ महामैराथन नहीं लिखा है, सिर्फ मैराथन लिखा है, क्योंकि महामैराथन सत्यार्थी सत्यम जी आप जानते हैं कि महामैराथन में क्या परेशानी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्वेश्चन। शुरू से शुरू करेंगे एक नए टाइप से, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, चिंता नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें न्यू है, आपके लिए अननोन है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए कमेंट करिएगा, मजा आएगा इस सेशन में। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा शीर्षक और कैनन्स, ये उनका लिखा हुआ पुस्तक है, रचना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा शीर्षक और कैनन्स यानी हेडिंग्स और कैनन्स की रचना कब की गई, यानी व्हेन डॉक्टर रंगनाथन फॉर्मुलेट हेडिंग्स एंड कैनन, ये पुस्तक की रचना कब उन्होंने किया, जल्दी से बताइएगा। तो आप सभी का जवाब क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। आपको हमने बताया था क्वेश्चन आंसर सीरीज में 1955 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 1955 ईस्वी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बोलिएगा, एकदम सेकंड में आपको आंसर देना है। पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बोलिएगा। आप सभी को पता है पुस्तकालय दिवस जो है वह 12 अगस्त, जी हाँ 12 अगस्त डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म दिवस है। 12 अगस्त को पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन जी का जन्म शताब्दी किस वर्ष मनाई गई, आपको पूछा गया है डॉक्टर रंगनाथन का जन्म शताब्दी किस वर्ष मनाई गई, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइए। तो आप सभी को याद होना चाहिए 1992 जो है वह उनका जन्म शताब्दी था। आपको यह भी ध्यान में रखना है, उनका जन्म जो हुआ था 12 अगस्त 1892, आपको ध्यान में रखना है 1892 को इनका जन्म होता है। जन्म शताब्दी मतलब 100 वर्ष 1992 में हो जाता है, और 12 अगस्त आपको डेट ऑफ बर्थ याद रखना है जिस दिन पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या है, आपको एकदम रट लेना है। इस 5 सूत्र में एक सूत्र पूछेगा एकदम डायरेक्ट, इसीलिए ध्यान में रखना है। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या कहता है, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑफ किसका, तो डॉक्टर SR रंगनाथन का, जल्दी से बताइएगा पहला क्या कहता है, जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान में आप सभी को होगा, पहला है हमारा पुस्तकें उपयोगार्थ होते हैं, बुक्स आर फॉर यूज, बिल्कुल ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये 5वां नियम है, ध्यान में रखिएगा। ग्रोइंग जो है वह 5वां नियम है, और आपको एवरी बुक्स इट्स रीडर, सभी पुस्तकों का उसका पाठक हो जाए, यह क्या हो गया, जल्दी से बताना है। तो ये तीसरा नियम हो गया, क्या हो गया, तीसरा नियम हो गया। ये फर्स्ट नियम हो गया, जो समय बचाए वो 4 बजे भोर में उठ के पढ़िए। तो फोर्थ नियम हो गया, समय बचाना है
तो 4 बजे आपको उठना पड़ेगा, 10 बजे दिन में नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो सेकंड नियम नहीं है यहाँ पे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा सेकंड नियम क्या कहता है, जल्दी से बताइएगा। सेकंड नियम आपको जल्दी से बताना है। चलिए सेकंड नियम यहाँ पर हमने आप सभी के लिए क्वेश्चन अरेंज कर दिया है। आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, दिल खुश हो जाता है पढ़ाने में। आप कमेंट करेंगे कि आपका दिल खुश होता है कि नहीं पढ़ने में, जल्दी से बताइएगा। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र जो पिछले स्लाइड में नहीं था, यहाँ पर हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिए एवरी बुक इज क्या है, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिल जाए। ध्यान में रखना है, याद रखना है, पहले था पाठक मिल जाए, अब यहाँ पर है एवरी रीडर को उसका पुस्तक मिल जाए। उसका जस्ट उल्टा है, ध्यान में देखिएगा, यह कंफ्यूजन होता है। जब पाठक मिल जाए, ध्यान में रखना है, प्रत्येक पाठक को क्या मिल जाए, पुस्तक मिल जाए, यह दूसरा नियम कहता है। और पाठक मिल जाए तो पाठक तो जीव है ना, सजीव है ना, मनुष्य है ना, और मनुष्य मिल जाए यह लव का बात है। तो 143 का बात है, तीसरा नंबर का बात है। और दूसरा नंबर में पुस्तक मिल जाए तो प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता है, इसीलिए पुस्तक मिल जाए तो सेकंड नियम। और पाठक मिल जाए, पाठिका अगर मिल जाए तो यह प्रेम प्रसंग है, तीसरा नियम आपको ध्यान में रखना है। चलिए पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम अभी जस्ट बताए, क्या हो जाए, उसका पाठक मिल जाए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम क्या कहता है, 4 बजे उठिएगा तो आपका समय बच जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम तो कहता है कि हम ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। ग्रंथकालय जो है, ग्रंथालय जो है वह वर्धनशील संस्था है। इंग्लिश ध्यान में रखिए, इंग्लिश ध्यान में रखिएगा तो आपका गलती नहीं होगा। सीधा सीधी एक वर्ड होता है ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर आते हैं। पुस्तकालय सेवा का त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, हु आर नोन एज ट्रिनिटी ऑफ द क्या लाइब्रेरी साइंस, जल्दी से बताना है। ट्रिनिटी किसको कहते हैं लाइब्रेरी साइंस का, जल्दी से आपको जवाब देना है। क्या होगा आंसर, तो ध्यान में रखना है, आप सभी का आंसर हो जाएगा बुक, रीडर एंड स्टाफ। ध्यान में रखना ये त्रिमूर्ति है। अगर किसी पुस्तकालय में बुक है और रीडर नहीं है तो भी आपका कोई वैल्यू लाइब्रेरी का नहीं है। अगर बुक ही नहीं है तब तो ठाकुर गियो, और स्टाफ नहीं है तो यह ओपन एक्सेस के नियम को उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि आप बुक खोजकर नहीं पढ़ पाएंगे। तो ध्यान में रखना है ये तीनों पिलर है और इसे त्रिमूर्ति कहा गया है। आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 9 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय का विकास किस प्रकार होता है, जल्दी से बताइएगा। पुस्तकालय का विकास कैसा होता है, हमने कहा था ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी जीव का होता है, किसी मनुष्य का होता है, किसी बालक का जिस स्टेप में विकास होता है, उसी तरह से लाइब्रेरी का भी विकास देखा जाता है। तो याद रखना है आपको, बाल विकास और वयस्क का विकास जिस तरह से होता है, चाइल्ड एंड एडल्ट का जो ग्रोइंग है वही प्रकार है लाइब्रेरी के भी ग्रोइंग का। और ये 5वां नियम कहता है, आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, बाल विकास से क्या तात्पर्य है। अगर लाइब्रेरी साइंस में चाइल्ड ग्रोथ की बात करें तो क्या होता है, ध्यान में रखना है। चाइल्ड ग्रोथ कहने का मतलब यहाँ है पुस्तकालय के विकास से। पुस्तकालय का विकास तभी होगा जब सर्वप्रथम आप भवन का निर्माण करेंगे, उसके बाद पुस्तक का खरीद करेंगे, पुस्तक का क्रय करेंगे, तो ये हमारा विकास का क्रम होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बुक परचेजिंग ये बाल विकास के क्रम में आता है। और रीडर्स को बुलाना, पब्लिसिटी करना, यह सभी जो है उसका एक्सटेंशन करना, 36 ऊपर बढ़ाना,
हॉरिजेंटल आपको विस्तार करना, ये सभी क्या है, यह है हमारा एडल्ट, क्या याद रखना है, यह है एडल्ट ग्रोइंग, वो सेकंड स्टेप का है, द्वितीय चरण का विकास है। प्रथम चरण में चाइल्ड ग्रोथ है, जहां पर आप भवन का निर्माण करेंगे, यानी शुरुआती दौर का, पुस्तक लाएंगे वो भी शुरुआती दौर का। तो ध्यान में रखना है, आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आप तकनीकी विकास करते हैं, पाठकों को प्रशिक्षण देते हैं, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, ये सभी हमारा एडल्ट ग्रोथ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, एडल्ट ग्रोथ में हो जाएगा, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वयस्क विकास से तात्पर्य, बोले ना हमारा कंटेंट बोलता है, हम क्या बोलेंगे। देखिए वयस्क विकास से संबंधित क्या है, आप जल्दी से बताइएगा। तो अभी जस्ट बताए कि सेवा की गुणवत्ता में अगर आप सुधार करते हैं तो यह वयस्क विकास कहलाएगा, ध्यान में रखना है। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, 8 बजे का सेशन यूट्यूब पर होता है, आप सभी इसे शेयर करें, बिल्कुल आप इतना शेयर कीजिए। आप सभी बता रहे थे कि हमारे मित्र भी हैं जो आपके संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपने मित्रों को इस ग्रुप में जोड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें। यहाँ पर एकदम स्वच्छ इन्वायरमेंट है, कोई भी बदतमीजी नहीं होता है हमारे ग्रुप में, और ना ही कोई ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज होता है, वो हमारे फुल्ली कंट्रोल में रहता है। इसीलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से विश्वास के साथ जुड़िए। बदतमीजी कर रहा है तो आप उससे निपट सकते हैं, बस निपट लीजिए और ग्रुप में बने रहिए, ध्यान में रखना है। तो आपको ये बेहतरीन सुविधा हमारे संस्था द्वारा दिया जाता है। पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा किस सूत्र में क्या गया है, आप सभी को पता चल गया। ये सूत्र जो है यह ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी आपको पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र में है, जहां पर कहा गया है कि क्या है, लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। हमें लग रहा है लैग कर रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा। हमें लग रहा है कि वीडियो फंस रहा है, सही है क्या, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है हमारे एरिया में, आंधी तूफान रात में आ गया था, जल्दी से बता दीजिएगा। लेकिन कोई आज परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आज महामैराथन नहीं बल्कि शुद्ध रूप से मैराथन है, लेकिन महामैराथन का ही दौर है। चलिए, बाल विकास एवं युवा विकास का चर्चा 5वें सूत्र में क्या गया है, 5th लॉ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाँ यस सर, बिल्कुल वही हमें लग रहा है। क्या किया जाए, 1 सेकंड रुक जाइए। कोई बात नहीं है, लाइव सेशन है, इसे और रिकॉर्डेड भी चल रहा है, आपको एप्लीकेशन पर स्मूथली क्लास यही मिल रहा होगा। तो इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप हमारे पेड कोर्स का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना कि सर्वर वहां पे अलग एक्स्ट्रा है। यूट्यूब पर जो सर्वर है वहां पर प्रॉब्लम होता रहता है, इसमें ज्यादा इंटरनेट की भी आवश्यकता होती है, जबकि हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्मूथली चलता है, कम इंटरनेट में भी वो चलते रहता है। इसीलिए बहुत सारी फायदा है, कब, जब आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ते हैं। तो जरूर आपको ध्यान में रखना है कि जिंदगी में 500 700 जिंदगी भर आते रहेगा, आपको आपके साथ चीटिंग नहीं होगा, आप सभी ठगी के शिकार हो जाते हैं, इसीलिए भी आप डरते हैं। ये 699 का भी ऑफर चल रहा है, 699 में आप ऑफर का लाभ उठा लीजिए ना, फिर 999 हो जाएगा, फिर आप हमको तंग करेंगे। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाइए, रास एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, RASS रास, स्पेलिंग ध्यान से देखना है, उसके नीचे एक डुप्लीकेट भी एप्लीकेशन आ जाता है, आप उसके चक्कर में ना पड़े, तो ध्यान में रखना है। अगला है हमारा, कौन सा सूत्र CD-ROM की व्याख्या करता है, जल्दी से बताइएगा। CD-ROM की व्याख्या कौन सा सूत्र करता है, जल्दी से बताइएगा। एकदम बेहतरीन कंटेंट है आप सभी के लिए। ये हमारा 5वां सूत्र जो है ना, वो CD-ROM की व्याख्या करता है। आपको ये बातें याद रखना होगा, हमने थ्योरी में और जब 5वां संस्करण पढ़ा रहे थे आपको लॉ का, तो वो उसमें आपको हम पढ़ा चुके हैं।
पुस्तकालय के कुल कितने प्रकार होते हैं, जल्दी से बताइएगा। पुस्तकालय के प्रकार भी हमने पढ़ा दिया है आपको। पुस्तकालय के कुल कितने प्रकार होते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो 3 प्रकार होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। पुस्तकालय का शुद्ध रूप से अगर प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार का होता है, ध्यान में रखना है। जनता द्वारा, जनता के लिए संचालित पुस्तकालय को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताना है। जनता द्वारा, जनता के लिए, यही तो है सार्वजनिक पुस्तकालय। ध्यान में रखना है, बेहतरीन क्वेश्चन है। जनता के द्वारा, जनता के लिए संचालित पुस्तकालय। व्हाट इज द लाइब्रेरी रन बाय द पीपल फॉर द पीपल इज कॉल्ड पब्लिक लाइब्रेरी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जनता का विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है, विच लाइब्रेरी नोन एज पीपल्स यूनिवर्सिटी। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ध्यान में रखना है। जनता का विश्वविद्यालय यानी पीपल्स लाइब्रेरी किसे कहा जाता है, तो पीपल्स लाइब्रेरी कहा जाता है पब्लिक लाइब्रेरी को, ध्यान में आपको रखना है। पीपल्स यूनिवर्सिटी दैट इज पब्लिक लाइब्रेरी, आपको ध्यान में रखना है। यूनेस्को ने सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र कब तैयार किया गया, हर एक पॉइंट को हमने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है थ्योरी के क्लास में। अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यूनेस्को के द्वारा सार्वजनिक ग्रंथालय की घोषणा कब की गई, तो ध्यान में रखना है 1949, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूनेस्को का, ध्यान में रखना है। सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र में यूनेस्को ने कब संशोधन किया, आपको ध्यान में रखना है। संशोधन का वर्ष है का, तो 1972, ध्यान में रखना है। 1972 में उन्होंने संशोधन किया, 1949 में उन्होंने ये बातें लाया था। दोनों में आपको याद रखना है। वो यूनेस्को और IFLA में सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र कब जारी किया, जल्दी से बताना है। क्या हो जाएगा, दोनों ने मिलकर आपको बताना है कि सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया, दोनों ने मिलकर, तो ध्यान में रखना है 1994 ईस्वी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। यानी आपको 1949 ध्यान में रखना है पहला, ठीक है। ये हो गया यूनेस्को का शुरुआत। फिर 1900 क्या याद रखना है आपको, 1972 याद रखना है, बिल्कुल 1972 याद रखना है। ये हो जाएगा संशोधन। और यूनेस्को के साथ IFLA का सम्मिलित रूप से घोषणा पत्र आपको ध्यान में रखना है 1994। क्या याद रखना है, 1994। ये 3 वर्ष आपको एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना है, कोई कमी नहीं करना है इसमें। सूचना विकास का मौलिक सूत्र किसने प्रतिपादित किया, जल्दी से बताइएगा। सूचना विकास का मौलिक सूत्र, हु प्रपोज्ड द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। सूचना विज्ञान का मौलिक सूत्र किसने प्रतिपादित किया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान में रखना है आपको, रंगनाथन साहब नहीं बल्कि रॉबर्ट ब्रूक हमने पढ़ाया है आपको। कोई भी कंटेंट आपको अननोन नहीं लगेगा जब हमारा अभी 25 से 30 क्लास हो चुका है। आपको अगर ये क्लास मिल गया होगा तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर एकदम हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर नोट्स भी आपको मिल चुका है। तो ध्यान में रखना है, सूचना विज्ञान में मौलिक सूत्र किसने प्रतिपादित किया, तो रॉबर्ट ब्रूक, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला है हमारा, गूगल द्वारा 2018 में वैज्ञानिक समुदाय के लिए कौन सा सर्च इंजन की शुरुआत किया गया था। गूगल ने 2018 में, ध्यान में रखना है, वैज्ञानिक समुदाय के लिए कौन सा सर्च इंजन शुरुआत किया था, तो वो सर्च इंजन का आपको ध्यान में रखना है, नाम क्या था। तो आपको बताइए जल्दी से क्या होगा, तो आपको हमने बताया था डाटा सेट सर्च इंजन। क्या है, डाटा सेट सर्च इंजन, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। डाटा सर्च इंजन ऐसे भी पूछ सकता किसका है, तो ये गूगल का है। कब आया था, 2018 में। किस उद्देश्य के लिए आया था, तो वैज्ञानिक समुदाय के लिए, ध्यान में रखना है, वैज्ञानिक समुदाय के लिए ये सर्च इंजन है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। बिना मुद्रण स्क्रीन पर दिखाने वाली सूचना क्या कहलाता है, बताइएगा। बिना स्क्रीन
मुद्रण, मुद्रण मतलब बिना प्रिंटेड, याद रखना विदाउट कंप्यूटर आउटपुट शोन ऑन स्क्रीन, विदाउट प्रिंटिंग, बिना प्रिंट किए हुए आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा तो वो सॉफ्ट कॉपी कराएगा, और अगर प्रिंटेड हो तो वो हार्ड कॉपी कहलाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके अनुसार 39 या उससे अधिक पेज वाली सामग्री पुस्तक मानी जाती है? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है 39 नहीं 49 यानी 49 लगभग 50 पेज का अगर आपका कंटेंट है या उससे ज्यादा है और आप उसको प्रिंट कराते हैं तो ही आप उसको बुक का नाम देंगे। और यह पूछा गया है कि यह सिद्धांत, यह रूल किसके द्वारा बनाया गया है? तो ध्यान में रखना है यह यूनेस्को के द्वारा बनाया गया रूल है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस? ध्यान, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, बिल्कुल सूचना साक्षरता यानी इंफॉर्मेशन लिटरेसी की परिभाषा आपको देना है। जल्दी से बताइएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, क्या होता है? तो ध्यान में रखना है सूचना का संग्रह का कला नहीं, बल्कि सूचना को क्या करना है? डेटा का अभ्यास नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, सूचना को खोजने, उसका मूल्यांकन करने और उसको प्रभावी रूप से उपयोग करना। एबिलिटी टू फाइंड, इवेल्युएट एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन लिटरेसी, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओपन एक्सेस की आवश्यक अवधारणा क्या है? पुस्तकालय में आप सभी को हमने बताया, फर्स्ट लॉ में भी बताया था ओपन एक्सेस होना चाहिए। ओपन एक्सेस की अवधारणा क्या कहता है ये बताइए, ध्यान में रखना है क्या? तो कोई भी उपयोगकर्ता, बिल्कुल ध्यान में रखना है, कोई भी उपयोगकर्ता किसी सामग्री तक बिना कोई प्रतिबंध के पहुंच अगर जाता है, यूजर कैन एक्सेस मटेरियल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड क्या? ओपन एक्सेस, खुली छूट आपको जिसको कहते हैं, खुली पहुंच कहते हैं, यानी आसानी से आप लाइब्रेरी के हर एक बुक तक पहुंच जाए, यही है हमारा ओपन एक्सेस, बिल्कुल ध्यान में रखना है। जब आप कमेंट करते हैं तो 26 का ए, 27 का ए इस तरह से करके लिखिए, 26 ए ऐसे लिखे ताकि हम आपका आंसर देख पाए। पुस्तकालयों में सर्कुलेशन का क्या अर्थ है? जल्दी से बताइएगा, पुस्तकालय में सर्कुलेशन का क्या अर्थ है? जल्दी से बताना है। पुस्तकालय में सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? पुस्तकों को उधार लेना और उसे पुनः वापस करना। लेंडिंग एंड रिटर्निंग ऑफ बुक इज कॉल्ड सर्कुलेशन, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ओपेक का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी से बताइएगा, ओपेक का पूर्ण रूप आपको जल्दी से बताना है। आप सभी को पता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन सार्वजनिक अधिगम सूची इसका शुद्ध हिंदी होता है। ओपेक का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ओ से ऑनलाइन, पी से पब्लिक, ए फॉर एक्सेस, सी पर कैटलॉग, आपको ध्यान में रखना है। कैटलॉग में क्लासिफिकेशन आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए याद रखना है ओपेक जो है वो कैटलॉगिंग का एक प्रकार है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है हमारा लाइब्रेरी शब्द किस लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है? जल्दी से बताइएगा, लाइब्रेरी शब्द किस लैटिन भाषा से आया है? आप सभी को पता है लाइबेर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लैटिन शब्द लाइबेर का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताइएगा, लाइबेर का अर्थ होता है पुस्तक यानी बुक, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। लैटिन शब्द जहां पुस्तक रखी जाती है वे प्लेस वेयर बुक केप्ट, ध्यान में रखना है, इसको कहा जाता है क्या? तो लाइब्रेरियम कहा जाता है, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। रिवीजन भी जरूरी है, रिवीजन बिल्कुल जरूरी है। लाइब्रेरी का अंग्रेजी में किस भाषा से आया है? तो आप सभी को पता है
ओल्ड फ्रेंच से आया है लाइब्रेरियन। ध्यान में रखना है, लाइब्रेरियन शब्द का लैटिन शब्द से बना है। लाइब्रेरियन जो बना है वह बना है लाइब्रेरियस से बना है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। लाइब्रेटो शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? लाइब्रेटो मतलब होता है संगीत नाटक की छोटी पुस्तकें। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन और लाइब्रेटो के लिए कौन सा मूल लैटिन वर्ड है? तो लाइबेर है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। लाइब्रेरिया क्या है? लाइब्रेरिया जो है वह लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है, यह होता है पुस्तकों की दुकान, बुक सेलर और बुक शॉप जिसको हम लोग बोलते हैं। लैटिन शब्द में किस भाषा में लाइब्रेरी शब्द का प्रभाव सबसे ज्यादा है? तो आप सभी को ओल्ड फ्रेंच ध्यान में रखना है। लाइब्रेरियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जल्दी से बताना है। लाइब्रेरियस का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा लेखक या फिर पुस्तक का संरक्षक। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। स्क्राइब और कीपर ऑफ बुक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लैटिन शब्द लाइबर का बहुवचन लाइब्रेरी होता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। लाइब्रेरी शब्द अंग्रेजी के किस सदी में आया था? तो 14वीं सदी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो हमने एक बार पुनः इसे दोहरा दिया ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही क्रम में हम चल रहे हैं। आपको जल्दी जल्दी हम रिवीजन करवा दिए, आपका भ्रम भी दूर हो गया होगा। सूचना का प्राथमिक स्रोत। अब चलिए बेहतरीन क्वेश्चन पे पुनः हम लौट गए हैं। क्या है सूचना का प्राथमिक स्रोत? तो चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जल्दी से बताइएगा। तो प्राइमरी सोर्स में आपको देखना होता है क्या होता है? तो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अनुसंधान रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट जो है प्राइमरी में आ जाता है। हमने कल परसों ही दस्तावेजीकरण पढ़ाया है, उसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का 17-18 एग्जाम्पल ईच करके दिए हैं, यानी लगभग 20-20 एग्जाम्पल तीनों का दिए हैं। उस एग्जाम्पल को हम समझाए भी हैं कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप नहीं देखे हैं तो थ्योरी का वो वीडियो जरूर देखिएगा, जहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को अच्छे तरीके से हम पढ़ाए हैं। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण आपसे पूछा गया है। डायरेक्ट इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। जो बुक है ना वो द्वितीयक स्रोत है, ध्यान में आपको रखना है। अगला देखिएगा, तृतीयक स्रोत का उदाहरण आपसे पूछ लिया गया है। तृतीयक स्रोत है जो कि संग्रह को बतलाता है, जैसे विश्वकोश, इनसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, डिक्शनरी। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, यह तृतीयक क्षेत्र का है। पुस्तकालय में शेल्फ रजिस्टर किसके लिए होता है? जल्दी से बताइएगा। पुस्तकालय में शेल्फ रजिस्टर किसके लिए होता है? जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान में रखना है, शेल्फ रजिस्टर जो है, यह सेल्फ रजिस्टर जो है वह पुस्तकों के सूची और उसके स्थिति को दर्शाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। पुस्तकालय में कॉल नंबर क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। पुस्तकालय में कॉल नंबर का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉल नंबर इन लाइब्रेरी? बिल्कुल आपको बताना है। तो कॉल नंबर जो है वह पुस्तक के स्थान की जानकारी देता है। बिल्कुल आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर लोकेटिंग द बुक्स, इसके लिए कॉल नंबर का यूज किया जाता है। जल्दी से बताइएगा, पहली डिजिटल लाइब्रेरी, जल्दी से बताना है। सभी का स्वागत करते हैं हम। सुधीर कुमार जुड़े हुए हैं, रंजन, इलू कुमार जुड़े हुए हैं, मोहम्मद आजम सर जुड़े हुए हैं, और भी बहुत कोई ऊपर चला गया है कमेंट। ध्यान में रखना है, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चाहते यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन रास एजुकेशन। बिल्कुल ध्यान में रखना है। रॉयल एकेडमी फॉर श्योर सक्सेस आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, पहली डिजिटल लाइब्रेरी कौन सी है? जल्दी से बताइएगा। तो याद रखना है आपको, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। क्या है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग? ये डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ध्यान आ जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। 46 का हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। एक बार आप लाइक कर दीजिए, हमें दिख रहा है लाइक का जो
हमारा थम्स अप है वह शांत पड़ा हुआ है। एक बार आप उसे लाइक कर दें, लाइक करेंगे तो हमारा इंप्रेशन बढ़ता है, और जहां 10,000 लोग अगर देखते हैं हमारा वीडियो, वो 10 लाख तक पहुंच सकता है आपके एक लाइक से। इसीलिए लाइक कर दीजिए, ध्यान में रखना है। सूचना साक्षरता की कुंजी क्या है, जल्दी से बताइएगा। व्हाट इज द की फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी, जल्दी से बताइएगा। ये सूचना का साक्षरता का की है क्या, तो ये है हमारा खोज, मूल्यांकन और उपयोग। अगर आप सर्च करते हैं, इवेल्युएट करके उसका यूज करते हैं, तो यही है हमारा सूचना साक्षरता, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। पुस्तक सूची का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। पुस्तक सूची को क्या कहा जाता है, जल्दी से आपको बताना है क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। पुस्तक सूची को क्या कहा जाता है? पुस्तक की सूची को क्या कहेंगे? इंडेक्स कहेंगे, निर्देशिका कहेंगे, संग्रह कहेंगे, कैटलॉग कहेंगे। जल्दी से आपको जवाब देना है इसका, जल्दी से। 48 नंबर, कई बार ये प्रश्न आ गया है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका ये सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, उसको कैटलॉगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटलॉगिंग कहा जाता है, कैटलॉग कहा जाता है पुस्तक की दूसरी सूचना, ध्यान में रखना है। AACR का पूर्ण रूप, जल्दी से बताइएगा। एस फॉर एंग्लो होता है, निश्चिंत रहे, तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा सिद्धांत, जल्दी से बताइएगा। तीसरा सिद्धांत, उसका पाठक मिल जाए, बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए, ग्रंथों की सूची क्या कहलाती है, जल्दी से बताना है। ग्रंथों की सूची क्या कहलाती है, बिल्कुल जल्दी से बताना है आपको। ग्रंथों की सूची को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, उसी को तो कहते हैं ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची का इंग्लिश होता है बाइबिलियोग्राफी, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। पुस्तकालय में पुस्तकों की गिनती कौन करता है? पुस्तकालयों में पुस्तकों की गिनती कौन करता है? हु काउंट और ऑर्गेनाइज बुक इन लाइब्रेरी, जल्दी से बताइएगा। उसके लिए होता है पुस्तकालय में कौन? ग्रंथपाल का काम है, सूचीकार का काम है, सहायक कर्मचारी का काम है, या उपयोगकर्ता का नाम है? तो ध्यान में रखना है, कैटालॉगर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बी नंबर आपका सूचीकार उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पुस्तकालय में पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? आपको हमने पढ़ा दिया है, पब्लिसिटी। क्या जरूरी है? पब्लिसिटी बिल्कुल जरूरी है। पुस्तकालय का आत्मा किसे कहा जाता है? सोल ऑफ लाइब्रेरी, जल्दी से बोलिएगा। सोल ऑफ लाइब्रेरी किसको कहते हैं? संग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी हम लोग करते हैं। सूचना को संगठित करने के लिए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? सूचना को संगठित करना क्या कहलाएगा? सूचना है तो सूचीकरण आप नहीं लगा दीजिएगा, ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन हो सकता है। सूचना को संगठित करना वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूचना को पुनः प्राप्त करना क्या कहलाएगा? जल्दी से बताइएगा। सूचना को पुनः प्राप्त करना क्या कहलाएगा? जल्दी से बताइएगा। सूचना को पुनः प्राप्त करना है तो उसको कहते हैं क्या? ध्यान में रखना है, कैटालॉगिंग। कैटालॉगिंग के लिए, पुनः प्राप्ति के लिए इसको यूज किया जाता है। क्यों? रिट्राइवल वर्ड आपको ध्यान में रखना है। रिट्राइवल के लिए भी हमारा कैटलॉग ही होता है, जिसको हम देखकर अंदाजा लगा लेते हैं और फिर से उस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैटलॉगिंग ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकों को चिन्हित करने की पद्धति, हाउ आर बुक्स मार्क्ड और क्लासिफाइड, कैसे किया जाता है? जल्दी से बताइएगा कि पुस्तकों को चिन्हित करने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो ध्यान में रखना है, पुस्तकों को चिन्हित करने के लिए क्लास नंबर का यूज होता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। क्लास नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम कहाँ लागू हुआ? जल्दी से बताइएगा। पुस्तकालय अधिनियम का आज क्लास होने वाला है। पुस्तकालय अधिनियम आज का ही क्लास है, कल रात में शेड्यूल किया गया था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण
नहीं हो सका था। तो याद रखना है आपको क्या कि आज का क्लास मिस नहीं होना चाहिए। पुस्तकालय अधिनियम पर विस्तार से आज 1 घंटे का सेशन रखा गया है। उसके साथ आपको 30 MCQs भी कराए जाएंगे और इसमें पुस्तकालय के सभी एक्ट को पढ़ाया जाएगा, ध्यान में रखना है। फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया कहां पर इंप्लीमेंट हुआ यह पूछा गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए मद्रास में, ध्यान में रखना है कहां, मद्रास में। भारत का पहला विश्वविद्यालय लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहां पर ओपन हुआ, ध्यान में रखना है कोलकाता। कब हुआ, 1857 में। कब, 1857 में, बिल्कुल ध्यान में रखना है। CDS और ISIS क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। CDS और ISIS क्या है, जल्दी से बताइएगा। यह क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है। आपको हर एक चीज अच्छे से पढ़ाया गया है। अभी एक सॉफ्टवेयर हम अच्छे से पढ़े हैं और वो था कोहा और सोल। उम्मीद करते हैं कि आप उसे देख लिए होंगे। कोहा और सोल आपको मिल गया है। चलिए, IFLA का मुख्यालय कहां पर है, जल्दी से बताइएगा। आप सभी को बता चुके हैं, द हेग, नीदरलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, डॉक्टर SR रंगनाथन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्यूबे डेसिमल वर्गीकरण किसने बनाया, जल्दी से बताइएगा। तो मेलविल ड्यूबे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विषय के अनुसार सूचीबद्ध ग्रंथ सूची क्या कहलाती है, सूचीबद्ध ग्रंथ की सूची हमारा क्या कहलाता है, तो ध्यान में रखना है उसको कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट बाइबिलियोग्राफी। विषय की ग्रंथ सूची यही है। विषय के अनुसार जब यहाँ लिखा हुआ है तो विषय ग्रंथ सूची आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सब्जेक्ट बाइबिलियोग्राफी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तक का स्थान बताने का सांकेतिक, तो ध्यान में रखना है सभी को। पुस्तक का स्थान के लिए कॉल नंबर आता है। 5वां नियम किस पर बल देता है कि पुस्तकालय एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। हस्तलिखित पुस्तकालय क्या कहलाती है, पुस्तकें क्या कहलाती है, जल्दी से बताइएगा। हस्तलिखित पुस्तकें जो है वो क्या कहलाती है, तो ध्यान में रखना है उसको कहते हैं पांडुलिपि यानी मनुस्क्रिप्ट, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ी ग्रंथ सूची कौन सी है, जल्दी से बताना है। विश्व का सबसे बड़ी ग्रंथ सूची की अगर बात करें तो आप सभी को भूलना नहीं है, वह है हमारा वर्ल्ड कैट। कैट याद रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथ सूची जो है उसका नाम वर्ल्ड कैट है, ध्यान में रखना है। पुस्तकालय की भाषा क्या होती है, जल्दी से बताइएगा। तो पुस्तकालय की भाषा मूक भाषा होती है, जिसको नोटेशन कहते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना है। पुस्तकों की खोज के लिए क्या उपयोग किया जाता है, व्हाट टूल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग बुक्स, आपको ध्यान में रखना है। इसके के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, तो ध्यान में आप सभी को रखना है। इसके लिए हम लोग सेफ रजिस्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, सेफ रजिस्टर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओपेक का पूरा नाम जल्दी से बताइएगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कॉलन क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया, जल्दी से बताइएगा। कॉलन क्लासिफिकेशन के लिए किसका नाम आपको ध्यान में रखना है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है सीसी जो है वह रंगनाथन साहब का है, भूलना नहीं है। ISBN का पूरा नाम आपको बताना है। व्हाट डज स्टैंड फॉर किसका, ISBN। ISBN मतलब क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए। क्या होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, बुक नंबर होता है ISBN में, ध्यान में रखना है। पुस्तक सुरक्षा में उपयोग होने वाली तकनीकी, जी हाँ, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बुक सिक्योरिटी, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, आपको जल्दी से बताना है। क्या होगा आंसर, तो उसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। RF से रेडियो फ्रीक्वेंसी और ID मतलब आइडेंटिफिकेशन, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यह पुस्तकों के सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, बुक सिक्योरिटी, बुक सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है।
मार्क का पूरा नाम आप सभी जान चुके हैं, क्या हो जाएगा? तो मशीन होगा, लेकिन रीडेबल कैटालॉगिंग होगा, बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय ग्रंथ सूची कौन तैयार करता है? आप सभी को पता चल गया है, क्या? एनबीटी। क्या? एनबीटी मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट है हमारे यहाँ, जो कि ग्रंथ की सूची को तैयार करने का वर्क करता है। पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली क्या है? व्हाट इज द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्ड? क्या कहलाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, यह ILMS ध्यान में रखना है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड मैनेजमेंट सिस्टम पुस्तकालय प्रबंधन। देखिए यहाँ मैनेजमेंट सिस्टम है, इससे भी हमारा ऑप्शन टिक हो सकता है, बस याद रखना है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी आपको ध्यान में रखना है। लेन देन का रिकॉर्ड, बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेन देन रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं ना इशू रजिस्टर। क्या कहते हैं? लेन देन के रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शन कॉल्ड, क्या? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड निर्गमन रजिस्टर, इशू रजिस्टर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। DDC का सबसे छोटा वर्ग जल्दी से बताइएगा। आप सभी को पता है DDC जो है वो 000 से स्टार्ट होकर 999 तक चलता है, तो सबसे छोटा क्या हुआ? 000, बिल्कुल ध्यान में रखना है। सोशल साइंस के लिए ध्यान में रखना है, SST यानी सोशल स्टडीज के लिए कौन सा इसमें कोड यूज किया जाता है? आप सभी को हम बता चुके हैं, आप हमें कमेंट जल्दी से कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के अर्थ बताने वाले संदर्भ बुक क्या है? शब्दों के अर्थ बताने के लिए क्या यूज किया जाता है? जल्दी से बोलिएगा। शब्दों के अर्थ संबंध यानी मीनिंग ऑफ वर्ड के लिए जो यूज होता है वह शब्द कोश आपको ध्यान में रखना है। आप कहेंगे कि विश्वकोश भी तो हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। आपको कहा गया शब्दों का अर्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं? शब्दकोश का यूज करते हैं। पुस्तकालय क्या होता है? तो पुस्तकालय हमारा होता है, ध्यान में रखना है, एक विकसित जीव होता है। आपको 5वें नियम के तहत इसका जवाब देना चाहिए। पुस्तक चोरी क्या कहलाता है? पुस्तकों की चोरी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पुस्तक चोरी हिंदी में, लेकिन आपको पता है हिंदी में ही टाइप करके आपको दे दिया जाएगा, बिबिलियो क्लेप्टोमेनिया। क्या कहा जाता है? बाइबिलियो क्लेप्टोमेनिया आपको ध्यान में रखना है। DDC के जनक आपसे पूछा गया है, ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन, मेलविल ड्यूबे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ड्यूबे डेसिमल का पहला संस्करण कब आया था? बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ड्यूबे डेसिमल का पहला संस्करण कब आया था? जल्दी से आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? बिल्कुल आपको जानना है, 1876 ईस्वी में DDC आया था, ध्यान में आपको रखना है। मार्क का सामान्य संस्करण कौन सा भी चल रहा है? तो आपको भूलना नहीं है, मार्क 21 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्वितीयक स्रोत, सूचना का द्वितीयक स्रोत आपको पूछा गया है, ध्यान में रखना है। द्वितीयक स्रोत में हम क्या कहेंगे? ध्यान से देखिएगा, तो रिसर्च जो है वह प्रथम स्रोत है, फर्स्ट है, ध्यान में रखना है। ये जो सार है ना, एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, वह द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आता है। याद रखना है, मुख्य प्रविष्टि किस कैटालॉगिंग कोड में की जाती है? मेन एंट्री जो है वह विच कैटालॉगिंग कोड में किया जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके के लिए AACR2 यूज किया जाता है। AACR2 ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? AACR2। जल्दी से इसका फुल फॉर्म अगर कोई जानते हैं तो जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सूचना मूल्यांकन का मुख्य तत्व आपको बताना है। मुख्य तत्व जो है वह प्रामाणिकता होगा। क्या होगा? प्रामाणिकता होगा। सूचना मूल्यांकन के लिए सबसे पहले ऑथेंसिटी का होना बिल्कुल जरूरी है, ध्यान में रखना है। पुस्तकालय आंदोलन का
किससे संबंध है? पुस्तकालय आंदोलन, हमने एक क्लास में पूरा पुस्तकालय आंदोलन का पूरा क्रम आपको समझा दिया है। पुस्तकालय आंदोलन ध्यान में रखना है, यह हमारे अवेयरनेस के लिए था, पब्लिक अवेयरनेस यानी जन जागरूकता के लिए था, बिल्कुल ध्यान में रखना है। सेवा का अर्थ यहाँ क्या होता है? सेवा का अर्थ मतलब हो गया जरूरत को पूरा करना, नीड से आपका संबंध है, ध्यान में रखना है। आपसे हम पूछे थे पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है, अब यहाँ पूछा जाता है पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो आपको ध्यान में रखना है 23 अप्रैल, क्या याद रखना है? 23 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में लाइब्रेरी दिवस 12 अगस्त, भूलना नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रंथ सूची की मूल इकाई क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए मूल इकाई ग्रंथ सूची की यानी बाइबिलियोग्राफी का मेन बात जो है वह है हमारा एंट्री, बिल्कुल ध्यान में रखना है। पुस्तकालय विज्ञान का क्या कार्य है? तो वह क्या करता है? आपको इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, सूचना सेवा प्रदान करता है, ध्यान में रखना है। पुस्तक चेकिंग का आधुनिक तकनीक अब कौन सा है? पुस्तक चेक आउट अगर करना है तो सबसे अच्छा है अभी क्या? बार कोड। क्या है जल्दी से बताइएगा? बार कोड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय योजना का पहला चरण आप बताइए, पुस्तकालय योजना का। देखिए अब हमारा जो अभी एक अगला टॉपिक आएगा ना, आज के क्लास में हम लोग एक्ट पढ़ेंगे, पुस्तकालय अधिनियम पढ़ेंगे, और अगले दिन आप हमको एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो पुस्तकालय योजना बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कवर करेंगे, ध्यान में रखना है। पुस्तकालय योजना का पहला चरण आपसे पूछा गया है, तो योजना बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो पहले तो जरूरतों का एनालिसिस करना होगा। क्या करना होगा? तो जरूरत का एनालिसिस यानी विश्लेषण, नीड्स एनालिसिस करना होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूचना की वैधता का जांच क्या कहलाती है? चेकिंग इंफॉर्मेशन वैलिडिटी कॉल्ड, क्या कहलाती है? तो ध्यान में रखना है, उसको मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन कहलाता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे पुरानी वर्गीकरण प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। सबसे पुरानी तो यही है हमारा ड्यूवे मेलविल के द्वारा क्लासिफिकेशन DDC। चलिए, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना जल्दी से बताइएगा। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 ईस्वी, बिल्कुल ध्यान में रखना है। सूचना प्रौद्योगिकी शतक हम लोग लगा चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आपको जल्दी से बताना है, सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना है, गोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हर चीज को गति दिया गया है, तीव्र रूप से संचालित करने के लिए ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 101 से आपको यहाँ पर कराया जाएगा और इसका PDF आपको मिल चुका है एप्लीकेशन पर, जो कि आप प्रिंट करा सकते हैं। कोई परेशानी हो तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 9525175737। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए और ग्रुप से भी जुड़ जाइए। कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइएगा। एक्सट्रीम गर्मी है और आपके सपोर्ट से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे कंटेंट को देखते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं। साउंड में अभी जरा सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप हमें बता देंगे। ये दूसरा माइक है, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप हमें कमेंट कर देंगे जल्दी जल्दी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। DDC को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? देखिएगा, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस क्वेश्चन टाइप पे, ध्यान में रखना है। DDC आपको ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन आपको हम पढ़ा चुके हैं, उसमें ये क्वेश्चन पहले भी आया था, थ्योरी क्लास में भी हम आपको अच्छे से समझा चुके थे। आपको ये याद रखना है DDC में आपको पता है
कि कितना वर्ग होता है, तो आपको ये तो पता है कि 10 वर्ग है। लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जैसे सामाजिक विज्ञान के लिए कौन सा कोड यूज होता है, तो 10 वर्ग बनाया गया है, यानी डीडीसी में आपको टोटल 10 वर्ग ही पढ़ना है और वो 10 वर्ग यहाँ पर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या कीजिए, इसको एकदम रट जाइए। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछे थे हम पिछले सेशन में कि 300 वर्ड किसके लिए यूज होता है, तो आप इसको रटिए, कोई उपाय नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि जैसे 300 जो है वह सोशल साइंस के लिए यूज होता है। ये पिछले सेशन में भी हमने ऑब्जेक्टिव में कराया था। देखिए, कोई भी लैंग्वेज पेपर हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, या फिर जितना भी हमारा भाषा है, 22 मूल रूप से भाषा आप संविधान में जानते हैं, सभी के लिए कोई भी लैंग्वेज की बात हो उसके लिए एक कोड आया है। आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्कृत भाषा के लिए कौन सा कोड का यूज करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है संस्कृत भाषा यानी लैंग्वेज ही तो है, उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, 400 ही यूज करेंगे, ध्यान में रखना है। जैसे रिलीजियन की बात करें, यानी धार्मिक कोई भी ग्रंथ होगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है 200 जो कोड है ये क्लास नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, यह क्लास नंबर कहलाता है क्लासिफिकेशन का, और ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि कोई भी लिटरेचर की पुस्तकें होंगे, ठीक है ना, तो वो लिटरेचर का अगर है किसी भी सेक्टर से है तो ध्यान में रखना है वो उसके लिए 800 का यूज होता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए एकदम स्पष्ट रूप से 900 याद रखना है। यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी है और यहाँ सोशल साइंस है, दोनों में अंतर है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए विशेष तौर पर 900 यूज करना है अगर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दे दिया जाए। और अगर आपको याद रखना है कि सोशल साइंस में आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, हिस्ट्री सिविक्स को भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को भी पढ़ते हैं, आप इन्वायरमेंट साइंस को भी उसमें देखते हैं, तो ध्यान में रखना है कि सोशल साइंस स्टडीज का क्षेत्र बड़ा है और याद रखना है उसके लिए 300 यूज करेंगे, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए दोनों के लिए ध्यान में रखना है आपको 900। तो एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए, आपको यहाँ पर एक आता है 700 आर्ट्स के लिए और कोई भी रिक्रिएशन के लिए, आर्ट के लिए, यानी आप जो कि कला से संबंधित है, ये आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो कि आप पेंटिंग के लिए, बहुत सारे क्रियाकलाप के लिए जो हम लोग चित्रकला कहते हैं हिंदी में, उसके लिए आपको ध्यान में रखना है 700। याद रखना है 600 जो है वह टेक्नोलॉजी में अप्लाइड साइंस के लिए यूज होता है। आप कहेंगे कि सर इसका हिंदी भी दीजिए, तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि इतना सा इंग्लिश को पचा लीजिएगा ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हिंदी के चक्कर में आपका बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं इसके पीछे हिंदी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको हम नहीं चाहते कि आप बर्बाद हो जाइए। देखिए 500 के लिए आपको याद रखना है नेचुरल साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स के लिए आपको 500 यूज करना है, ध्यान में रखना है। फिलॉसफी के लिए आपको 100, और जनरल कोई भी वर्क है, कंप्यूटर साइंस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसको आईसीटी कहते हैं, उसके लिए 00 याद रखना है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सूक्ष्मतम या फिर सबसे न्यूनतम जो कोड है वह 00 ही है, सबसे छोटा जो कोड है इसमें ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन में वो क्या है, तो 00 है, और सबसे लार्ज में आपको ध्यान में रखना है 900 है, और यह क्या है, तो आपको सही पता होना चाहिए कि यह 3 डिजिट में ही वर्क करता है, ये ड्यूबे का डेसिमल क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए, कोई दिक्कत है साउंड में तो आप हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को भी हम बार बार इसीलिए समझाना चाह रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ग्रंथालय विज्ञान के जनक हु इज कॉल्ड फादर ऑफ लाइब्रेरी, याद देखिए यहाँ पर ग्रंथालय विज्ञापन है, ध्यान में रखना है, ये ग्रंथालय विज्ञान नहीं है, ग्रंथालय विज्ञापन है, लाइब्रेरी पब्लिसिटी है, और उसके फादर की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SR रंगनाथन, ध्यान में रखना है SR रंगनाथन।
और ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आपको जब जनक पूछा जाएगा तो मेलविल ड्यूबे का नाम याद रखेगा। देखिए ये जो पीट्स है ना, यह क्या है, तो ये संगठन यानी लाइब्रेरी के संगठन के लिए अच्छे से योगदान दिया है, आपको ध्यान में रखना है। पीट्स जो है ना, ये संगठन यानी लाइब्रेरी के संगठन, इसके व्यवस्थापना प्रबंधन कौशल के लिए इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। और अगर भवन निर्माण से संबंधित बात हो, भवन के कंस्ट्रक्शन की बात हो, तो ध्यान में रखना है फ्रांसिस बेजियर्स, ध्यान में रखना है, बेजले इसको बोलते हैं, याद रखना है। ये किसके लिए संबंधित है, तो ये भवन निर्माण से संबंधित है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो एकदम याद रखिए, जनक के रूप में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है। भारत में अगर पहला पूछा जाए तो आप सभी को पता है कि वह है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। आप बता सकते हैं सन, यानी आपको वो वर्ष बताना है जिस वर्ष इसकी स्थापना हुई। आप अगर हमारा मैराथन बार बार देख रहे हैं तो आपको याद हो गया होगा ये सभी आंसर। आप जल्दी से बताइएगा, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी इसका आंसर है और इसका स्थापना किस वर्ष हुआ, आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। अगला चलिएगा, NLM याद रखना है, NLM वर्गीकरण जो है वह किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है, आपको जल्दी से बताना है। NLM का फुल फॉर्म देखिए, जो हम पढ़ा दिए हैं हम वो उम्मीद तो करेंगे ना कि आप उसको याद कर लिए होंगे, तो जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, ध्यान में रखना है आपको। NLM वर्गीकरण किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है, तो ध्यान में रखना है यह जो है यह क्या है, चिकित्सा क्षेत्र में है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है NLM, और आपको फुल फॉर्म कमेंट में करना है। चलिए, भारत में आपको बताना है अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रंथालय आंदोलन की शुरुआत, आपको एक वीडियो 55 मिनट का मिल चुका है ग्रंथालय आंदोलन से। जी हाँ, ये ग्रंथालय आंदोलन सुनकर तो लगता है कि यह क्या है, विद्रोह तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है ये विद्रोह नहीं था। ये क्या था, तो सभी को जागरूक करने के लिए आंदोलन का नाम दिया गया है, क्योंकि लाइब्रेरी पर किसी का ध्यान नहीं था। तो याद रखना है, आपको हम बताए हैं कि कब से शुरुआत होकर आजादी के वर्ष होते हुए हम लोग अभी तक में कौन कौन से प्रयास किए हैं लाइब्रेरी के उत्थान के लिए, और उसी को हम लोग पढ़ते हैं लाइब्रेरी आंदोलन के अंतर्गत। तो ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में लाइब्रेरी आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बेहतरीन, राजीव बिश्नोई का सही जवाब आया है, बेहतरीन। आपको ध्यान में रखना है, आगे जो दीप्ति सुमन का आंसर आया है, लेकिन वो अफसोस की सही नहीं है। ध्यान में रखना है, भारत में ग्रंथालय आंदोलन की शुरुआत 1808 ईस्वी में होता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। बिगेस्ट, हाँ सही बोल रहे हैं आप कि NLM जो है वो बिगेस्ट मेडिकल लाइब्रेरी है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पांचवी ग्रंथालय का सिद्धांत क्या कहता है, अब तो याद हो गया होगा। पांचवी ग्रंथालय का सिद्धांत आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है, तो यह एक क्या है, पुस्तकालय एक क्या है, जीव है। कहाँ है आपका, देखिए पुस्तकालय एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, यह बातें ध्यान में रखना है। पुस्तकालय एक बढ़ती हुई संस्था नहीं, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए, हिंदी में जीव है। इसीलिए आप इंग्लिश ध्यान में रखिएगा, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, आपको ध्यान में रखना है, यह पांचवा रूल ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, भारत में पहला LIS स्कूल कब स्थापित हुआ था, ध्यान में रखना है। LIS कहने का मतलब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आपको ध्यान में रखना है, हम यहाँ दे दिए हैं आपको, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्कूल कब स्थापित हुआ, जल्दी से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है वह स्कूल कब इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, आपको जल्दी से बताना है। क्या आंसर आ रहा है, बेहतरीन,
बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि LCSH, ध्यान में रखना है, LCHS का फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। ध्यान में रखना है, ये हेडिंग बस ना हम लोग भूल जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है LCHS में लाइब्रेरी, C फॉर कांग्रेस, H फॉर सब्जेक्ट का हेडिंग आपको ध्यान में रखना है। का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। LCHS का प्रयोग किसके लिए होता है, जल्दी से बताना। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट का हेडिंग, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान में रखना है कि विषय पर आधारित जब सूचीकरण के लिए इसका यूज करते हैं, ये क्या है, फॉर सब्जेक्ट कैटालॉगिंग के लिए यूज होता है। बिल्कुल सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नमस्ते सर जी, सभी को नमस्ते। आप सभी को एकदम लगे रहना है, कोई भी भ्रम में नहीं आपको जीना है, पढ़ना है, बस पढ़ना है। आपने लाइब्रेरी साइंस कर रखा है, इसका मतलब लाइब्रेरी साइंस का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए और आपका एग्जाम होगा ही होगा। देखिए जब टीआरई नहीं आ रहा है, स्टेट नहीं आ रहा है, तो आप कैबिनेट के मीटिंग पर क्या जाते हैं। आपको निश्चिंत होकर पढ़ाई करना है, डिमोटिवेट एकदम नहीं होना है। जो अभी से मोटिवेटेड रहेंगे वही रिजल्ट कर पाएंगे, ध्यान में रखना है, क्योंकि रिजल्ट आने नोटिफिकेशन आने के बाद वक्त ही नहीं मिलेगा आपके पास। ध्यान में, चौथा नियम जल्दी से बताइएगा। चौथा नियम, समय बचाना है तो 4 बजे उठना है। समय बचाने की बात होगा, कहां है, देखिए समय बचाओ, देखिए सेव द टाइम। 4 बजे उठ के आपको समय बचाना है पढ़ने के लिए, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि बिल्कुल। देखिए आप लोग ना एसएससी ध्यान में रखना है, आपको ये नहीं देखना है कि 77 पोस्ट है, 18 पोस्ट है, क्या है। देखिए एसएससी का फॉर्म भरने में मात्र 100 रुपये लगते हैं, आपको टेंशन नहीं है। और क्या है, एसएससी में अगर आपको 74 पोस्ट आया है, अलग अलग तरीके का अगर 18-19 पोस्ट करके भी दिया है, तो आपको एसएससी का लाइब्रेरी वाला वैकेंसी आ चुका है, नोटिफिकेशन भी आ गया है, अप्लाई भी शुरू हो गया है। तो आपको लाइब्रेरी के लिए आपको एसएससी में भी फॉर्म फिलअप करना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि आपका क्या होगा, बेस्ट टेस्ट हो जाएगा, आपको पैटर्न में समझ में आ जाएगा। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एसएससी का लाइब्रेरियन वाला जो वैकेंसी है उसको जरूर फॉर्म फिलअप कर दें। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और बिहार के लाइब्रेरी वैकेंसी में आपको बेहतरीन सपोर्ट करेगा वो पैटर्न। इसीलिए आप एसएससी का जरूर भरें, बिल्कुल आपको जरा ध्यान में रखना है। भारत में उपयोग में लाया जाने वाला वर्गीकरण प्रणाली कौन सा है, नीचे से बताइएगा जल्दी से, क्या होगा आपका आंसर। तो आप सभी को पता है कि भारत में जो यूज होता है, बोलिए कौन सा भारत में यूज होता है। तो आप सभी को पता है कि भारत में जो है वह कॉलन क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। कॉलन क्लासिफिकेशन जो है वो भारत में यूज होता है। और डीडीसी जो है हमारा वो क्या यूज होता है, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यूज होता है, डीडीसी नहीं होगा। भारत के लिए कॉलन क्लासिफिकेशन, और इसका रंगनाथन साहब जो है इसके जनक है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला चलिए, पुस्तकों का रिकॉर्ड रखने का साधन क्या कहलाता है, जल्दी से बताइएगा। पुस्तकों का, व्हाट इज द टूल फॉर रिकॉर्डिंग बुक। याद रखना, बुक के रिकॉर्ड को होल्ड करना, सजे कर रखना क्या कहलाता है, जल्दी से बताइएगा। आपको मन में आ रहा है कि कैटलॉगिंग होगा या सूची होगा। लिस्ट, इंडेक्स तो हमारा टॉपिक का लिस्ट होता है, ध्यान में रखना है। निर्देशिका यानी डिक्शनरी, जो डायरेक्टरी जो है उसमें तो अलग अलग विवरण दिए हुए रहते हैं। तो आपको जल्दी से बताना है कि पुस्तकों के रिकॉर्ड के लिए क्या यूज होगा। लिस्ट भी आ रहा है आंसर में, कैटलॉग भी आ रहा है, तो ध्यान में रखना है कैटलॉग ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लिस्ट नहीं होगा। चलिए आईएसबीएन में देखिए, ये क्वेश्चन हम कई बार करा दिए, इसीलिए अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आईएसबीएन में कितने अंक होते हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। आप सभी को पता है आईएसबीएन में क्या है, 13 अंक होते हैं।
पहले 10 हुआ करता था, अब 13 कर दिया गया है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, यह है यूनिमार्क किसके लिए यूज होता है। देखिए यूनिमार्क में यूनि का मतलब यूनिवर्सल होता है, और आप सभी को पता है MARC का मतलब क्या होता है। जल्दी से बता सकते हैं क्या MARC? कई बार बताए हैं, मैराथन क्लास में भी बताए हैं, जल्दी से बताइएगा क्या। तो याद रखना है यूनिमार्क किसके लिए यूज होता है, आप सभी को पता है। ये यूज होता है आपका हो जाएगा क्या, तो यूनिमार्क मतलब यूनिवर्सल, दैट मीन्स अंतरराष्ट्रीय। कैटालॉगिंग के लिए यूज होता है, फॉर इंटरनेशनल कैटालॉगिंग के लिए आपको यूनिमार्क यूज करना है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइएगा। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना आपको बताना है कि कब हुई थी, जल्दी से। दिल्ली, बिल्कुल बेहतरीन जवाब आ चुका है आपका वीरेंद्र कुमार, 1951 ईस्वी। बेहतरीन जवाब आपका आया है। चलिए, ग्रंथालय विज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है, जल्दी से बताइएगा। व्हाट इज द फर्स्ट बुक ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जल्दी से बताइएगा क्या है, आपको जल्दी से बताना है क्या होगा। देखिए सभी कंफ्यूज हो सकते हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में आया था, क्या ये आपका सही आंसर है, जल्दी से बताइएगा। 1931 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या ग्रंथालय विज्ञान की पहली पुस्तक, हमारा C नंबर आंसर सही है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से आंसर बताना है, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चलिए, आपका आंसर इसका सही जवाब है C नंबर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रंथालय विधेयक सबसे पहले कहां पारित हुआ, जल्दी से बताना है। ग्रंथालय विधेयक जब आया था, हमने देखिए हर एक टॉपिक पर क्लास हो गया है। लाइब्रेरी एक्ट, बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए, जहां पर सभी एक्ट को अच्छे से पढ़ाए हैं, और आपको हम बताए भी हैं कि सबसे पहले जो ग्रंथालय विधेयक आया था, याद रखना है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को पास करने वाला पहला स्टेट जो था वह कौन था, नीचे में जल्दी से बताना है। क्या होगा आपका आंसर, बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मद्रास जो था, याद रखना है, मद्रास में आपको ये 2 बार आंसर आ चुका है, ध्यान में रखना है। ये आंसर काट दीजिए आपको, ठीक है ना। यहाँ पर कोलकाता दिल्ली है, ये मद्रास नहीं होगा, ऑप्शन थोड़ा सा सुधार लीजिए। इसका आंसर आपको ए या फिर बी, दोनों एक ही है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, भारत में ग्रंथालय विज्ञान को एक पेशेवर पाठ्यक्रम के रूप में किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले शुरू किया। बिल्कुल हमने थ्योरी क्लास में आपको, अरे क्या ही बताएं, थ्योरी क्लास का हम खुद अपना बरबोलापन नहीं करेंगे, लेकिन थ्योरी क्लास से जब हमारा हर एक ऑब्जेक्टिव आता है, क्योंकि ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, और ये ऑप्शन भी वही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब उससे मेरा नोट्स से आता है तो हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ध्यान में रखना है, विच यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड लाइब्रेरी साइंस एज ए प्रोफेशनल कोर्स, ध्यान में रखना है, किसने यूज किया प्रोफेशनल कोर्स के रूप में शुरू किया लाइब्रेरी साइंस को, जल्दी से बताइएगा। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा मद्रास विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, आपको ध्यान में रखना है, प्रोफेशनल कोर्स शुरू करने वाला पहला लाइब्रेरी, ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, DDC किस संस्करण में कंप्यूटर आधारित एक्सप्लोरर यानी वेब ड्यूबे पहली बार जोड़ा गया था, ध्यान में रखना है। कई बार हमने पढ़ाया है आप सभी को। इन विच एडिशन ऑफ DDC वाज वेब ड्यूबे फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, पहली बार वेब ड्यूबे के नाम से आपको एक कंप्यूटर आधारित एक्सप्लोरर बनाया गया था DDC, ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन के लिए, और उसको पूछा गया है किस संस्करण के लिए, कौन सा एडिशन आपका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। आपका आंसर आना चाहिए क्या नंबर, 21वीं एडिशन, ध्यान में रखना है आपको। 21st एडिशन में आपको याद रखना है वेब ड्यूबे के नाम से एक एक्सप्लोरर का विकास किया गया था, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, पुस्तकालयों में टिप्पणीकरण एनोटेशन का उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनोटेशन इन लाइब्रेरीज, याद रखना है क्या होगा आपका आंसर, बिल्कुल इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा।
देखिए टिप्पणीकरण यानी आपको क्या करना, टिप्पणी करते हैं ना यानी आलोचना करते हैं ना, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा सामग्री की आलोचनात्मक समीक्षा, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कंटेंट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है, यही हमारा ध्यान में रखना है, ये एनोटेशन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ग्रंथालय सहयोग परिषद लाइब्रेरी कॉरपोरेशन कमेटी की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइएगा। देखिए साउंड अगर चला जाए तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि हमारा माइक थोड़ा सा क्या था, डिस्चार्ज था, ध्यान में नहीं रहा। ध्यान में रखना है ग्रंथालय सहयोग परिषद की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द लाइब्रेरी कॉरपोरेशन कमिटी इस्टेब्लिश्ड, आपको जल्दी से बताना है। बोलिए ये क्वेश्चन आप सुने थे पहले, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1948 ईस्वी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आरडीए किसका उत्तराधिकारी है, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। उत्तराधिकारी मतलब किसके बाद आरडीए आया, किसका एडवांस वर्जन आरडीए है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि AACR2 जो है वह अभी चल रहा था और आपको इसका एडवांस वर्जन अब मिल गया है आरडीए के रूप में। क्या है हमारा, आरडीए के रूप में। आरडीए का फुल फॉर्म आप सभी को हम बता चुके हैं, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके इसका फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए कह रहा है कि सूचना समाज की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, सूचना समाज, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, कौन दिया है, जल्दी से बताइएगा। तो आपके जहन में जो घूम रहा है ना, देखिएगा गड़बड़ा ना दे, ध्यान में रखना क्या होगा आंसर, याद रखना है सूचना समाज इंफॉर्मेशन सोसाइटी की अगर बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, याद रखिएगा डेनियल बेल, आपको ध्यान में रखना है। आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि आज के समाज में बच्चे जो है ना ओल बेल कच्चू बन गए हैं, सही बात है कि नहीं, गांव देहात में ये बात यूज किया जाता है कि एकदम ओले बेल सब बच्चा हो गया है। तो याद रखना आपको, जब समाज के बच्चे की बात करें यानी सूचना समाज की बात करें तो आपको ओल बेल, बेल यानी डेनियल बेल आपको ध्यान में आ जाएगा, समाज का बच्चा ध्यान में रखना है ओल बेल। चलिए अगला हो गया, भारत में सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइएगा। एकदम हर एक आंसर आपको हम थ्योरी में करा दिए हैं, उसी पर आधारित तो हमारा एमसीक्यूज आता है। थ्योरी देखो और यहाँ पर टेस्ट दे दो, कंफर्म हो जाएगा आपका तैयारी। चलिए तो भारत में सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, जल्दी से बताइएगा। व्हेन वाज इंफॉर्मेशन कमिटी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो ध्यान में रखना है 2005, कोई दिक्कत है, 2005 वीरेंद्र कुमार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सूचना संग्रहण में याद रखना है बोलन ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर कितने होते हैं, जल्दी से बताइएगा। आप सभी को पता चल गया है बुलियन ऑपरेटर, जी हाँ, शब्दावली के क्लास में हमने बताया था एंड और एंड नोट, आपको ध्यान में रखना है। पहला है एंड, दूसरा है और, तीसरा है नोट। अगर आप तीन के अलावा भी कुछ जान रहे हैं तो ध्यान में रखना, इसी को कंबाइंड करके वो सभी बनाए गए हैं, यानी मूल रूप से आपको ध्यान में रखना है क्या, एंड और नोट, ध्यान में रखना ये तीन बातें। तो ये क्या है हमारा, पहले ये ध्यान में रखिए, ये हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, रिट्राइवल के लिए एक बुलियन ऑपरेटर है, ध्यान में रखना क्या है, बुलियन ऑपरेटर। आपको पता होना चाहिए कि हमारा सारा जो क्रियाकलाप होता है डिजिटली वह सभी क्या, तो बुलियन ऑपरेटर के रूप में ही होता है, जो भी हमारा एडजस्टमेंट होता है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। आपका जो डाउट्स होता है ना, आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ लिया कीजिए। कल एक डाउट्स आया है जिसमें इंडेक्सिंग को समझाने के लिए और भी बहुत कुछ समझाने के लिए आया, तो अगला क्लास जो आएगा ना वो 10 से 15 मिनट का होगा, आपका उसमें डाउट सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। भारत में ध्यान में रखना है, भारत में सबसे पुराना कॉलेज पुस्तकालय कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच इज द ओल्डेस्ट कॉलेज लाइब्रेरी इन इंडिया, आपसे पूछा गया है विच इज द ओल्डेस्ट, ध्यान में रखना है कॉलेज लाइब्रेरी कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा,
कंफ्यूजन होता है मद्रास से और कोलकाता से, ये कंफ्यूजन का विषय है। तो ध्यान में रखना है, जैसे ही सबसे पुराना कॉलेज पुस्तकालय की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता का ध्यान में आपको रहना चाहिए। तो ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा आंसर, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रंथालय आंदोलन के लिए प्रसिद्ध, याद रखना है क्या है, कौनेमरा लाइब्रेरी, बिल्कुल ध्यान में रखना है कौनेमरा लाइब्रेरी। देखिए एक भी ध्यान में रखना है सेंटेंस हमारे थ्योरी और नोट से बाहर नहीं जा रहा है। देखिए ग्रंथालय आंदोलन के लिए प्रसिद्ध कौनेमरा लाइब्रेरी कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान में रखना है सी नंबर जवाब हो जाएगा आपका चेन्नई। ध्यान में रखना है कौनेमरा लाइब्रेरी, देखिए सी से याद रखना है कौनेमरा और सी से चेन्नई आपको ध्यान में रखना है, आपको थोड़ा सा हिंट्स मिलेगा। इंफॉर्मेशन इथिक्स का मूल सिद्धांत क्या है, इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन इथिक्स। तो ध्यान में रखना है इथिक्स ही है किसी भी कंटेंट की गोपनीयता को बरकरार रखना, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी भी क्या है इथिक्स, तो गोपनीयता को बरकरार रखना, ये इंफॉर्मेशन इथिक्स के अंतर्गत आता है। अगला देखिएगा, अगला है भारत में पहला डिजिटलाइज विश्वविद्यालय पुस्तकालय कहाँ है, याद रखना है विच इज द फर्स्ट डिजिटलाइज्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया, जल्दी से बताइएगा। डिजिटल की बात करें तो आपको पढ़ा चुके हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय डिजिटल लाइब्रेरी, BHU डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के नाम से आपको ध्यान में रखना है हिंदी में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, DOI का उपयोग यानी प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। DOI जो है वह किसके लिए यूज होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या है, तो डिजिटल दस्तावेज की पहचान करने के लिए। जी हाँ, हमने दस्तावेजीकरण एक क्लास अरेंज किया था, आप जरूर उसे देखे होंगे। डिजिटलाइजेशन याद रखना है, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन क्लास था वो, याद रखना दस्तावेजीकरण उसको कहते हैं, आपको उसी में पढ़ाए थे हम। DOI का उपयोग किस लिए होता है, तो डिजिटल रूप से जो दस्तावेज होते हैं उसको पहचानने के लिए, याद रखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला ज्ञान आयोग, ध्यान में रखना है व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट नॉलेज कमीशन, याद रखना है कब गठित हुआ था, कंस्टिट्यूटेड, याद रखना है ये हो जाएगा क्या, तो यही बात आया था। नॉलेज कमिटी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है 2005 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूचना का खोज का साधन, सूचना की खोज का साधन, व्हाट इज द टूल्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, आपको ध्यान में रखना है यह क्या कहलाता है, सूचना की खोज के लिए आपको ध्यान में रखना है सूचकांक यानी इंडेक्स का यूज किया जाता है। ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, इंडेक्स का यूज करेंगे सूचना की खोज के लिए, आपको भूलना नहीं है। अगला देखिएगा, पुस्तकालय का दिल किसे कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है पुस्तकालय का दिल बोलो किसको कहते हैं। देखिए कई बार आपको हम बताए हैं पुस्तकालय का दिल अलग अलग होता है ना, आपको हम बता दें कि यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ देखिए रीडिंग रूम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा पुस्तकालय का दिल। यहाँ पर याद रखना है रीडिंग रूम ही एक्चुअल में वो दिल है, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, प्रारंभिक सूचना सेवा का प्रकार बताइएगा, विच इज द टाइप ऑफ इनिशियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ध्यान में रखना है प्रारंभिक सूचना के लिए जो यूज होता है आप सभी जानते हैं वह है हमारा SDI। SDI क्या है, एक टाइप ऑफ इनिशियल इंफॉर्मेशन सर्विस है जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाइब्रेरी बजट योजना का तरीका आपको बताना है, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्लानिंग लाइब्रेरी बजट। लाइब्रेरी बजट को जब निर्माण हम लोग करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि हम लोगों को जो बातें मुख्य रूप से याद रखना है वह बातें हो जाएगा क्या है, तो लाइब्रेरी बजट बनाने की तरीके की बात करें मेथड की तो उसको हम लोग कहते हैं लाइन बजटिंग। क्या कहते हैं, लाइन बजटिंग कहते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में
रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? अब जल्दी से बताइएगा, तो सभी को याद हो चुका है, कोलकाता में है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहाँ है? ध्यान में रखना है, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है तो कोलकाता ध्यान में रखना है, लेकिन जब राष्ट्रीय विज्ञान की बात कर जाए, विज्ञान पुस्तकालय की बात करें, तो आपको कोलकाता नहीं लगाना है, आपको लगाना है नई दिल्ली। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि ग्रंथ सूची, दैट मीन्स पर्पस ऑफ बिब्लियोग्राफी, जिसको ग्रंथ सूची के नाम से जानते हैं, आपको पर्पस बताना है, इसका मुख्य उद्देश्य बताना है। तो ग्रंथ सूची का मुख्य उद्देश्य है कि वह सूचना को प्रदान करेगा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विषय सूची का दूसरा नाम, कई बार प्रश्न आया है, विषय सूची का दूसरा नाम आपको बताना है, क्या होगा? तो विषय सूची के लिए आप सभी को पता है कंटेंट लिस्ट, कंटेंट आपके बुक में भी रहता है, याद रखना, इसको संपुट सूची कहते हैं, याद कर लीजिए, हिंदी है ना, संपुट सूची कहते हैं। एक बार बता दीजिए ना, साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कट कट के नहीं ना आ रहा है? साउंड में प्रॉब्लम है क्या? आवाज कट कट के आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो रहा है तो हम माइक बदल लेंगे, क्योंकि वो हमारा मोबाइल माइक चार्ज हो चुका है। आवाज में थोड़ा सा भी लैगिंग है क्या? आप बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवादात्मक सेवा क्या है? जिसको देखिए हिंदी, देखिए अब ये हिंदी बदल गया है, रिफरेंस सर्विस एक वर्ड है जो कभी नहीं बदला है। चलिए क्या करें, गलत क्या, ओगजान, व्हाट इज दिस? एक बार फिर से वीरेंद्र बाबू बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? चलिए, कह रहा है कि संवादात्मक सेवा, देखिए ध्यान में रखना है, रिफरेंस सर्विस एक इंग्लिश है जो कभी नहीं बदला, लेकिन ये देखिए हिंदी देखिए बार बार बदल रहा है, संवादात्मक सेवा यहाँ पर आ चुका है, तो इसीलिए आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रिफरेंस सर्विस ही याद रखेंगे। तो ये किसके लिए है, क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है, यह क्या करता है रिफरेंस सर्विस? तो आपके उपयोगकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देता है, अवेयर आंसरिंग यूजर्स क्वेरीज, किसी भी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आपको रिफरेंस सर्विस मिलता है। इसके वाले क्वेश्चन में गलत कभी कभी, अच्छा ठीक है देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला चलिएगा, कह रहा कि पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य बताइएगा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी? जल्दी से आपको बताना है क्या होगा, लाइब्रेरी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहला है कि वह सेवा प्रदान करेगा, क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइडर के रूप में वर्क करेगा। जल्दी से बताइएगा, सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, सूचना खोजने का यंत्र, व्हाट इज द टूल्स फॉर सर्चिंग इंफॉर्मेशन? सूचना को खोजने के लिए जो यूज होता है टूल्स, उसी को तो सर्च इंजन कहा जाता है, और सर्च इंजन जो है डिजिटल लाइब्रेरी के लिए यूज होता है, ध्यान में रखना है। कंप्यूटर आधारित सूचना का भंडारण इकाई बताइएगा, कंप्यूटर आधारित किसी भी सूचना को, व्हाट इज द कंप्यूटर बेस्ड यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करने के लिए, जल्दी से बताइएगा। आपसे पूछा गया है क्या, भंडारण की इकाई बताना है। तो जब कभी हम सूचना को भंडारित करते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि बीट भी कंफ्यूज करेगा, बाइट भी, डाटाबेस भी और फाइल्स भी। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा 142 का आंसर, जल्दी से बताइएगा। आंसर नंबर आ रहा है डाटाबेस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। डाटाबेस जो है ना, वो हमारे हर एक डाटा को अच्छे से
अरेंज ऑर्डर में प्रस्तुत किया गया है। डाटाबेस के लिए आता है डीबीएमएस, ध्यान में रखना है, डीबीएमएस आता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी सिस्टम के तहत डाटाबेस को बनाया जाता है, डाटाबेस तैयार किया जाता है। और यह क्या है, तो इंफॉर्मेशन को भंडारित करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ध्यान में रखना है। अगला बताइएगा, यूडीसी का पूरा नाम जल्दी से बताइएगा, फुल फॉर्म ऑफ यूडीसी क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, यूडीसी का पूरा नाम बताइएगा। आप सभी को पता है, यू से यूनिवर्सल, डी से डेसिमल और सी से क्लासिफिकेशन होगा। ध्यान में रखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि कैटालॉगिंग आप यूज कर सकते हैं, तो ध्यान में रखना है यूनिवर्सल, डेसिमल, क्लासिफिकेशन आपका बिल्कुल सही जवाब है। पुस्तकालय सेवा का मुख्य उद्देश्य जल्दी से बताइएगा क्या होगा, तो आप सभी को पुस्तकालय सेवा का क्या है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बदल चुका है, तो बिल्कुल आपका ज्ञान का प्रसार, याद रखना है, नॉलेज डिसेमिनेशन आपको बिल्कुल सही जवाब रखना है याद। चलिए, लाइब्रेरी भवन का आदर्श स्वरूप किसने बताया, लाइब्रेरी भवन में अगर आदर्श स्वरूप की बात करें, डिस्क्राइब द आइडियल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग की बात करें, यह किसने दिया, जल्दी से बताना है आपको, क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से बताइएगा। भवन के निर्माण के लिए अगर आपको ध्यान में रखना है, कौन है जो आदर्श बिल्डिंग के लिए उन्होंने अपना एक आइडियल क्या, तो आइडियल फॉर्मेट उन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए। आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, ध्यान में रखना है, ये रंगनाथन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। साजिद खान का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी पुस्तक का तकनीकी विवरण, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, व्हाट इज द टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, तकनीकी विवरण, यानी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो उसको कहते हैं विवरणात्मक सूची, डिस्क्रिप्टिव कैटालॉग, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, सारांश देने वाला सूची को क्या कहते हैं, सारांश देने वाले सूची को क्या कहते हैं, आपको जल्दी से बताना है। तो सारांश देने वाले सूची को आप सभी जानते हैं क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, जिसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तकों के क्रय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बुक एक्विजिशन कॉल्ड, क्या कहलाता है, देखिएगा, संग्रह विकास कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, पुस्तकालय सेवा नहीं होगा, सूचना प्रबंधन नहीं होगा, वाचनालय रीडिंग रूम नहीं होगा, बिल्कुल आपको संग्रह का विकास, कलेक्शन डेवलपमेंट, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पुराना पुस्तकालय किस सभ्यता में था, जल्दी से बताइएगा, आपको एकदम पढ़ा चुके हैं हम, सबसे पुराना पुस्तकालय किस सभ्यता में था, तो आपको याद है सुमेरिन, आपको बिल्कुल ध्यान में होगा। चलिए, सूचना विज्ञान का जन्मदाता कौन है, who is considered as the father of information साइंस की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, इंफॉर्मेशन साइंस की जब बात करेंगे तो क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइएगा, इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो क्या ये आंसर सही होगा। पॉल ऑटलेट जो है वह इंफॉर्मेशन साइंस के फादर हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना है। भारत का सबसे पहला केंद्रीय पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य ने पारित किया, जल्दी से बताइएगा। केंद्रीय पुस्तकालय अधिनियम की बात करेंगे तो बिल्कुल आपको याद रखना है मद्रास। अब देखिए यहाँ मद्रास है और तमिलनाडु, ध्यान में रखना है, आप सभी को ये पता ही है, मद्रास, चेन्नई और तमिलनाडु, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना है, ये आंसर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यूनेस्को का ग्रंथालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी हुआ था, जल्दी से बताइएगा। यूनेस्को क्या करता है, तो लाइब्रेरी के हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखता है, उसको संसाधन उपलब्ध कराता है, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी पब्लिसिटी करता है और उसको दिशा निर्देश भी देता है। और ये यूनेस्को का इंटरफेयर हर एक विद्यालय में किया जाता है, इंडिया में भी और अन्य देशों में भी। आपसे पूछा गया है कि ग्रंथालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया, जल्दी से बताना है।
जल्दी से बताना है। 1949 होगा। देखिए ऑप्शन में 1949 भी है, 1994 भी है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा। यूनेस्को का ग्रंथालय घोषणा पत्र किस वर्ष आया? जल्दी से बताना है। 49 आंसर आ रहा है। बिल्कुल आपका सही जवाब है 49। थोड़ा सा विचार किया जाए इस आंसर पर। 1949 बिल्कुल सही जवाब है। 1949 होगा। एकदम बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं आप लोग। चलिए आईएसबीएन में कुल कितने अंक होते हैं? जल्दी से बताइएगा। आईएसबीएन में बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वाह क्या बात है। इसमें एक ऑप्शन था, जरूर हम बता देना चाहेंगे, ये पहली बार आया और ध्यान में रखना है उसका सबसे विस्तार किया हुआ रूप 1994 में आया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है यूनेस्को का ग्रंथालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया? तो याद रखना है विस्तार से अगर पूछा जाए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके तो पूर्ण रूप से 1994 ध्यान में रखना है, और पहली बार अगर पूछा जाए तो 1949 याद रखना है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर प्रथम नहीं दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर 1994 में अगर जाएंगे तो हमारा इसका प्रॉपर आंसर 1994 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रथम नहीं कहा गया है। और किस वर्ष जारी किया है घोषणा पत्र? तो ध्यान में रखना है आपको संपूर्ण घोषणा पत्र 1994 में संशोधित रूप से पारित हुआ था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेहतरीन, बहुत बढ़िया वीरेंद्र बाबू। चलिए आईएसबीएन ध्यान में रखना है में कुल कितने अंक होते हैं? आप सभी को बता चुके हैं आईएसबीएन में 13 अंक होते हैं। बिल्कुल आपको हर एक क्लास देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बातें हम बता चुके हैं उसको रिपीट करके काहे टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस काफी विस्तृत है, व्यापक है। चलिए आईएसबीएन नंबर जारी करने का एक अधिकृत संस्था है, वह कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। विच इज द ऑथराइज्ड एजेंसी फॉर इश्यूइंग आईएसबीएन इन इंडिया की बात कर रहा है। भारत के लिए अगर बात करें तो ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें किसके द्वारा जारी किया गया है तो आप सभी को पता होना चाहिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक ध्यान में रखना है सेंटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। AACR2 कितने भाग इसके होते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, कंपेयर करके हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप हमारा थ्योरी क्लास मत छोड़ा कीजिए। चलिए LCSH किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? जल्दी से बताइएगा। याद रखना है क्या? तो फुल फॉर्म आप सभी को पढ़ा चुके हैं, टेंशन नहीं लेना है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप LCSH? तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है यह क्या है, तो यह इसी में आता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की बात करेंगे। इसमें जो ये सी है ना, ये हमारा कांग्रेस ही तो है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला ऑटोमेटेड विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है? जल्दी से बताना है। भारत का पहला ऑटोमेटेड विश्वविद्यालय पुस्तकालय की बात करें, विच वाज द फर्स्ट ऑटोमेटेड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया की बात करें तो आप सभी को कंफ्यूजन होगा। बिल्कुल इसका कंफ्यूजन हम दूर किए देते हैं। आपको ध्यान में रखना है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आपका ऑटोमेटेड ध्यान में रखना है। विश्वविद्यालय की बात होगा तो पंजाब ध्यान में रखना है। अगला चलिए इस्कॉनल मॉडल, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इस्कॉनल मॉडल किससे संबंधित है? जल्दी से बताना है। इस्कॉनल मॉडल किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। तो सभी को पता है यह क्या है, एक सूचना साक्षरता के लिए यूज किया जाने वाला मॉडल है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। भारत में पहली बार RFID तकनीकी का प्रयोग किस लाइब्रेरी में हुआ? जल्दी से बताइएगा। विच लाइब्रेरी इज यूज लाइब्रेरी इन इंडिया फर्स्ट यूज्ड RFID? ध्यान में रखना है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका
फुल फॉर्म होता है और कौन सा लाइब्रेरी था, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है क्या है, IIT मद्रास पुस्तकालय, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। DOI में आई का अर्थ बताना है, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। DOI में आई का अर्थ क्या होगा, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है आइडेंटिफायर, ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, हिंदी होता है उसका पहचान करता। CIP डेटा क्या है, जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज द CIP डेटा, तो ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, CIP का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, और इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। देखिए यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन और कैटालॉगिंग इन प्रोसेस, जल्दी से बताइएगा 162 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन, आपको CIP का फुल फॉर्म याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला है हमारा इंडेस्ट, याद रखना है इंडेस्ट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इंडेस्ट का, तो ध्यान में रखना है यह क्या करता है, ये प्रोजेक्ट ध्यान में रखना है वह ई संसाधन उपलब्ध कराता है, क्या करता है पहले तो ध्यान रखिए, इंडेस्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई भी ई संसाधन यानी आपको ई रिसोर्स को प्रोवाइड करा जाता है, तो प्रोवाइडिंग ई रिसोर्स टू द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, तकनीकी संस्थानों में ई संसाधन की उपलब्धता के लिए इंडेस्ट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का तीसरी संकल्पना क्या कहता है, ध्यान में रखना है तीसरा, दैट इज आई लव यू का बात है, तो आपके पास आपका पाठक मिल जाए, जी हाँ ध्यान में रखना है, बोले तो आपको कोई पाठक मिल जाए, रीडर मिल जाए, यानी ध्यान में रखना है रीडर के बिना पुस्तकालय तरफ रही होती है, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बातें प्यार प्रसंग ध्यान में रखना है। किस अंतरराष्ट्रीय संस्था में USB की परिकल्पना दी थी, अंतरराष्ट्रीय संस्थान जिसने UBC की बात किया, ध्यान में रखना है विच इंटरनेशनल बॉडी प्रपोज UBC, ध्यान में रखना है वह क्या था, IFLA था, क्या याद रखना है, I फॉर इंटरनेशनल, F फॉर फेडरेशन, L फॉर लाइब्रेरी एंड एसोसिएशन, यानी क्या हो जाएगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके द्वारा ध्यान में रखना है UBC की परिकल्पना दिया था। UBC का फुल फॉर्म जल्दी से बताइएगा, फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से आप बताइएगा UBC का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। अगला देखिएगा, अगला है हमारा इंटरनेट पर डार्क वेब, वाह 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 वाह, बेहतरीन कंटेंट। इंटरनेट पर डार्क वेब को आपको हम पढ़ा चुके हैं, डार्क वेब का क्या अर्थ है जल्दी से बताना है। तो ये डार्क वेब क्या है, यह क्या करता है, तो हिडन कंटेंट यानी आपको छिपा हुआ, अनइंडेक्स्ड, ध्यान में रखना है, गैर इंडेक्स की गई सामग्री को भेजकर आपके डाटा को इधर उधर करना, ये क्या कहलाता है, डार्क वेबिंग कहलाता है। आपको ध्यान में होगा कि आपने टाइप किया RASS रास एजुकेशन और आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर वो मिसलीड करके लेते चलेगा, ये क्या है हमारा, ये डार्क वेब है, बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। भारत में पहली महिला ग्रंथपाल, जल्दी से बताइएगा क्या होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है हमारे इस सेशन में, क्या होगा, भारत की पहली महिला ग्रंथपाल यानी हु इज द फीमेल लाइब्रेरियन इन इंडिया, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका जवाब, क्या हो जाएगा, कल्पना दास गुप्ता, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कल्पना दास गुप्ता। ये पहली महिला है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहला पुरुष लाइब्रेरियन आपको जवाब देना है, यानी पहला मेल लाइब्रेरियन आपको कमेंट में बताना है, और हम बता चुके हैं ये बातें। पुस्तकालय तकनीक में ILS का पूर्ण रूप पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ ILS, जल्दी से बताइएगा
क्या हो जाएगा, आई फॉर इंटीग्रेटेड, एल से लाइब्रेरी, और साइंस नहीं बल्कि सिस्टम ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा, सिस्टम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, मेटा डेटा ध्यान में रखना है। में डबलिन कोर किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, डबलिन कोर किस लिए यूज होता है, जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान में रखना है, डबलिन कोर जो है वह डिजिटल संसाधन के विवरण के लिए, डिस्क्राइबिंग डिजिटल रिसोर्सेज के लिए डबलिन कोर का यूज किया जाता है। चलिए, जेट्रो ध्यान में रखना है, जेट्रो किस प्रकार का टूल है, जल्दी से बताइएगा। जेट्रो जो है वह क्या है, एक ओपन सोर्स का मैनेजमेंट टूल है। ध्यान में रखना है, फ्री एंड ओपन सोर्स रिसर्च मैनेजमेंट टूल है। फ्री एंड ओपन सोर्स रिसर्च मैनेजमेंट टूल्स है जेट्रो, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, अगला है हमारा सीसी में आपको फैसेट फॉर्मूला, जल्दी से बताना में, ये पीएमएस ध्यान में रखना है। फैसेट फॉर्मूला में पीएमएस का अर्थ क्या होता है, तो पीएमएस में आपको ध्यान में रखना है क्या होगा, तो इसका हर एक लेटर का आपको मीनिंग बताना है। तो पी फॉर होता है पर्सनालिटी, यहां पर है, यहां पर भी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी एक बात अगर आप याद रखेंगे तो 3 ऑप्शन तो हम इलिमिनेट ऐसे ही कर पा रहे हैं, ध्यान में रखना है। तो पी फॉर हो जाएगा पर्सनालिटी, और क्या हो जाएगा, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। PMEST आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, यह क्या है, तो याद रखना है कि कॉलन क्लासिफिकेशन के लिए ये मैन्युअली ये किया जाने वाला एक क्या है, तो फीचर है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए, डी स्पेस क्या है, जल्दी से बताइएगा। डी स्पेस क्या है, जल्दी से आप बताइएगा, क्या होगा डी स्पेस, बिल्कुल आपको जल्दी से बताना है क्या होगा। आप सभी व्हाट्सएप पे, जैसे ये सब पे हम एक एक वीडियो बनाकर लाना चाहते हैं, हम ये नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो हमारा 172 है ना, ये 172 पे हम एक वीडियो बना देंगे, आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। ध्यान में रखना है, ये डी स्पेस का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रखना है, स्पेस से ही समझ में आ रहा है कि वह भंडारण के लिए, यानी क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल क्या रिपोजिटरीज के बाद रिपोजिटरीज के लिए यूज होगा, बिल्कुल आपको सही जवाब याद होना चाहिए। अगला चलिए, पुस्तकालय में एसडीआई सेवा किस लिए यूज होता है, उद्देश्य बताइएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसडीआई, तो सही बात है, एसडीआई का फुल फॉर्म है सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी उपयोगकर्ता को किसी विशिष्ट सूचना प्रदान करने के लिए जो सर्विस है वह है एसडीआई, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। सोल सॉफ्टवेयर, जी हाँ, कोहा एंड सोल एक वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो कोहा और सोल यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप उसे जरूर देख लेंगे। विच बॉडी डेवलप्ड सोल सॉफ्टवेयर हमने बता दिया है, क्या होगा, तो इन फ्लिपनेट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन से हो जाएगा इंफॉर्मेशन, और क्या INF से हो गया इंफॉर्मेशन, लिव फॉर लाइब्रेरी, और नेट फॉर नेटवर्क सेंटर, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है फ्लिपनेट का। अगला चलिए, यूनिमार्क क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो यूनिमार्क जो है वह यूनिवर्सल मार्क के लिए याद रखना है यूज होता है। मार्क फॉर्मेट में यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट हमारा यूनिमार्क है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर पब्लिक एक्ट 1954 का मुख्य उद्देश्य क्या था, जल्दी से बताना है। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954 याद रखना है, ये पहले कब आया था, तो 1954 में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जल्दी से बताना है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा, ये क्या था, क्या सभी पुस्तकालय और निजी के लिए क्या था, पंजीकरण, तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, पंजीकरण नहीं होगा। क्या होगा इसका सही जवाब, तो ध्यान में रखना है, ये डिलीवरी से बात है, यानी प्रकाशित सामग्री,
हाँ, भेजना, बिल्कुल यही ढूंढ रहे थे, ये हो जाएगा डिलीवर करना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ भी सेंड है, पुस्तकालय और समाचार पत्रों के डिजिटल प्रतियां भेजना नहीं, बल्कि किसी भी प्रकाशित सामग्री की प्रतियां को भेजना। ध्यान में रखना है, दोनों में काफी कंफ्यूजन है। यहाँ देखिए, यहाँ डिजिटल प्रतियों को भेजना है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर प्रकाशित सामग्री की प्रतियों नामित पुस्तकालय को भेजना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टू डिलीवर पब्लिश्ड मटेरियल कॉपी टू द क्या डेजिग्नेटेड लाइब्रेरी, जहां पर आपको टारगेट है वहीं पर भेजना, ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन ना हो। चलिए, कौन सा अधिनियम नागरिकों को सरकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है? जी हाँ, ये है हमारा सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 2005 में आया था, यह बातें भी आपको भूलना नहीं है। अगला देखिएगा, सूचना का अधिकार कब प्रभाव में आया? तो आपको हम बता दिए 2005, 12 अक्टूबर आपको ध्यान में रखना है, 12 अक्टूबर 2005 आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आरटीआई एक्ट के लिए डेट भी पूछा जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कितने दिनों के भीतर सूचना प्रदान करना अनिवार्य है? जल्दी से बताइए, अगर आप आरटीआई डाल रहे हैं तो आपको कितने दिन के भीतर आपको मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का जवाब? तो ध्यान में रखना है 30 दिन, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आरटीआई के अंतर्गत साझा नहीं किया जा सकता है? हमने आपको आरटीआई अधिनियम वाला वीडियो आप हमारा देखिए, लाइब्रेरी एक्ट का वीडियो देखेगा, उसमें हम पढ़ाए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब कभी, याद रखना है क्या, तो विदेशी का कोई संबंध हो या सुरक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी में अगर आप आरटीआई दाखिल करते हैं तो आपको कोई उपाय नहीं है, लतिया के भगा देगा। चलिए, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1800 कब आया था? 67 में ही आया था, ध्यान में रखना है। और इसमें क्या कहा गया है? तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब क्या होगा? तो पंजीकरण से संबंधित होगा। क्या होगा जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन में कहा गया? क्या कह रहा है? का प्रमुख उद्देश्य पूछा गया ना, रजिस्ट्रेशन करने से क्या फायदा है? तो ध्यान में रखना है, सभी छपी हुई सामग्री का रिकॉर्ड रहता है सरकार के पास, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। टू मेंशन ए रिकॉर्ड ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत कितनी प्रतियां सरकार के पास नेशनल लाइब्रेरी में भेजना पड़ता है? ध्यान में रखना है, नेशनल लाइब्रेरी में जो भेजने का प्रावधान है कि अगर आप किसी भी बुक को आप छपवाते हैं तो आपको 4 प्रतियां, ध्यान में रखना है, कुल मिलाकर 4 प्रतियां आपको नेशनल लाइब्रेरी को भेजना पड़ता है। आपको हम एक दिन पढ़ाए थे कि यूनेस्को ने कहा कि मिनिमम कितना पेज होगा तो उसे हम बुक की उपाधि दे देंगे, उसे बुक कहेंगे। ध्यान में रखना है, कितना पेज उन्होंने मेंशन किया है जिसको हम बुक कह सकते हैं, मिनिमम कितना पेज होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अधिनियम साहित्य की चोरी से बचाता है? तो ध्यान में रखना है, कॉपीराइट अधिनियम, बिल्कुल 1957 में आया था, आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत एक रचना की सुरक्षा कितने वर्षों तक रहती है? यानी आप कोई कंटेंट या बुक बनाते हैं, बिल्कुल वीरेंद्र कुमार जी, बहुत बढ़िया, 49 पेज 49 पेज या फिर इससे अधिक होगा तो उसको बुक का नाम दिया जाएगा। यानी आप 48 पेज का बुक जो छपवाते हैं वो एक्चुअल में बुक नहीं है, ध्यान में रखना है। यह यूनेस्को के द्वारा निर्धारित किया गया है। आपको बताना है कि कितने वर्ष तक आपका कॉपीराइट कंटेंट वर्क करता है, जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान में रखना है, क्या होगा? तो वो 60 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी 60 वर्ष तक ध्यान में रखना है, या कितने वर्ष तक? तो 60 वर्ष तक ध्यान में रखना है। लेकिन विस्तार से जब हम आपको पढ़ाए थे
तो आपको 60 वर्ष और उसके बाद उनके पुत्र का भी उस पर कॉपीराइट अधिकार होता है। इस पर हम विस्तार से चर्चा किए हैं। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा एक्ट वाला तो वीडियो देख ही लीजिए। चलिए, DRM यानी डिजिटल राइट मैनेजमेंट किस अधिनियम से संबंधित है? देखिए, DRM का फुल फॉर्म डिजिटल राइट मैनेजमेंट, ये एक्ट है और वह किससे संबंधित है? ये राइट्स कहने का मतलब अधिकार, क्या है? अधिकार। तो आपका अधिकार किससे संबंधित है? तो कॉपीराइट अधिनियम से। कब आया था? जल्दी से, आप भूल गए होंगे, कब आया था? जल्दी से बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सूचना औद्योगिकी अधिनियम, प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया। रखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है वह 2000 में आया और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखना है, मेन ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आपको जल्दी से बताना है। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिनियम जब आया तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होगा? तो सूचना प्रौद्योगिकी है तो साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए, याद रखना है, साइबर अपराधी को रोकने के लिए आपका बिल्कुल सही जवाब हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिएगा क्या होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ? जल्दी से बताइएगा, सूचना प्रौद्योगिकी नियम कब लागू हुआ? तो 2000 तो हम बता दिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 17 अक्टूबर, आपसे डेट भी पूछा जाता है तो 17 अक्टूबर आपको बिल्कुल सही जवाब याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय सेवा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय सेवा कानूनी ढांचा बनाता है? याद रखना है, वह हो जाएगा हमारा क्या? सिंपल सा बात है, लाइब्रेरी एक्ट। कोई दिक्कत है? जितनी भी लाइब्रेरी एक्ट हमने पढ़ाया वो सभी लाइब्रेरी के लिए कानूनी ढांचा तैयार करता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। पुस्तकालय अधिनियम के तहत सूचना संस्कृति, ध्यान में रखना, इंफॉर्मेशन कल्चर का क्या अर्थ है? ध्यान में रखना है, यह क्या है? तो हर नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू एवरी सिटीजन टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। उस भारत में पुस्तकालय अधिनियम का व्यापक उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताना है। तो याद रखना है कि वो क्या करता है अधिनियम, आपको जल्दी से बताना है। तो वह पढ़ने की आदतें डालता है, शिक्षा और समानता को बढ़ावा देता है, सूचना तक समान पहुंच बनाता है, या उपयुक्त में से सभी आपका सही जवाब होगा। ध्यान में रखना है, यह अधिनियम अलग अलग तरीके से हमें कानून में बांधता है और सभी उद्देश्य है उससे पढ़ने की आदतें, शिक्षा और समानता को बढ़ावा मिलता है, सूचना तक समान पहुंच सुनिश्चित होता है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला राज्य जिसने पुस्तकालय अधिनियम को पारित किया, बिल्कुल राज्य की बात करें तो तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु, मद्रास और चेन्नई, ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तमिलनाडु में पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आप सभी को बता चुके हैं, 1948 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तमिलनाडु पब्लिक एक्ट 1948 को प्रारंभ में इसका क्या नाम दिया गया था? देखिए, तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का प्रारंभिक नाम क्या था? तो यह था हमारा मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। इसीलिए हमने कहा कि आपको तमिलनाडु याद रखना है, मद्रास भी नाम याद रखना है और चेन्नई भी याद रखना है। ये तीनों नाम में समानता है और आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन में कोई भी रह सकता है, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। राज्य पुस्तकालय अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है। राज्य के द्वारा जो पुस्तकालय अधिनियम बनाया गया है इसका उद्देश्य आपको बताना है। तो सिंपल सा बात है, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना करना, एक सिस्टम बनाना। ध्यान में रखना, निजी के लिए नहीं होगा, स्कूल पुस्तकालयों को नियंत्रित केवल विश्व नहीं। देखिए, ये ब्रॉड लेवल से हमारा ए नंबर 194 का हो जाएगा। राज्य पुस्तकालय अधिनियम में
वित्त पोषण आमतौर पर किससे किया जाता है? तो ध्यान में रखना है, केंद्र सरकार होगा या यूनेस्को होगा? जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। अगर हम लोग वित्त पोषण आम तौर पर बात करें तो क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो आम तौर पर अगर हम बात करें तो ध्यान में रखना है, ऑप्शन तो देखने दीजिए। अच्छा ऑप्शन में चलिए, ये मैराथन है, थोड़ा सा अगर करेंगे तो ये 2-3 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम चारों ऑप्शन को देखने देंगे। इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, आप एप्लीकेशन पर उसका एकदम आंसर शुरू में नहीं है और लास्ट में हम आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी तैयार करके अपलोड कर दिए हैं। तो एप्लीकेशन पर जाइए और इसका पीडीएफ से आप बेहतरीन तैयारी को सपोर्ट कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा इसमें हम क्या करा रहे हैं ना, ये आपको हम रिवीजन कराने के उद्देश्य से करा रहे हैं। ऑप्शन देंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, कोई दिक्कत है? चलिए हम प्रयास करेंगे, थोड़ा गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा सा हम जल्दीबाजी कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए कह रहा है कि राज्य पुस्तकालय अधिनियम में वित्त पोषण आमतौर पर किससे किया जाता है? जल्दी से बताइएगा किससे। तो ध्यान में रखना है, आपका आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना है, सार्वजनिक कर के द्वारा पब्लिक टैक्स लगाया जाता है लाइब्रेरी केस में, वो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। राज्य पुस्तकालय अधिनियम के तहत किस संस्था का स्थापना होती है? ध्यान में रखना, राज्य पुस्तकालय अधिनियम के तहत राज्य में पुस्तकालय निदेशालय होता है। स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरीज की स्थापना जो होती है वह राज्य पुस्तकालय अधिनियम के तहत होती है। पुस्तकालय उपकर ध्यान में रखना है, लाइब्रेरी केस जो है किस पर लगाया जाता है? तो अभी जस्ट हम पढ़ाए, किस पर लगाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो यह लगता है हमारे संपत्ति पर, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में आपको पुस्तकालय उपकर लगाया जाता है। किस राज्य का पुस्तकालय अधिनियम वर्ष 1960 में आया? जल्दी से देखिए, हम लिस्ट दे चुके हैं लाइब्रेरी एक्ट का, जब वीडियो आप देखिएगा तो आपको ध्यान में रखना है, उसमें हम लिस्ट दे दिए हैं हर राज्य का और हर राज्य के लिए ईस्वी का। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है आपका किस राज्य का पुस्तकालय 1960 में आया? तो ध्यान में रखना है 1960 में आंध्र प्रदेश के लिए ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए मिल रहा है, वो क्या है? आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को प्रारंभ किस अधिनियम के आधार पर किया गया? तो ध्यान में रखना है, आंध्र प्रदेश है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तमिलनाडु अधिनियम के तहत ही, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और आज का 200 क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश अधिनियम के अनुसार जिला पुस्तकालय अधिकारी को कौन नियुक्त करता है? जल्दी से बताइएगा। तो जिला पुस्तकालय अधिकारी यानी आपको डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर की बात करेंगे तो यह राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो लगातार हम लोग महामैराथन कर रहे हैं और आपको YouTube पर तीसरा महामैराथन मिल चुका है, जिसमें आपको 200+ MCQs मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपका 100 क्वेश्चन कहाँ गया? जल्दी से बताइएगा। हाँ, एप्लीकेशन पर। तो आप हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से पढ़ाई करने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। 9525175737 ये व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, RASS रास एजुकेशन। बिल्कुल आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है। एप्लीकेशन एक दूसरा भी नीचे ब्लिंक कर रहा है, जो डुप्लीकेट है, हमारा कॉपी है, ध्यान में रखना, उसको डाउनलोड नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट बर्बाद हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस प्रयास को आप सार्थक तभी बनाएंगे जब इस वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।